order to pay cost in नॉन कॉग्निजेबल केसेस, सेक्शन नंबर 400। ठीक है, मूव करते हैं यहां से, ये चीज है। अब देखिए यहाँ पे द टॉपिक इज क्वाइट कॉमन, ऑर्डर टू पे कॉस्ट इन नॉन कॉग्निजेबल। अच्छा, नॉन कॉग्निजेबल केसेस का मतलब क्या होता है? नॉन कॉग्निजेबल केस जस्ट मीन दैट वो केस जो जिसमें पुलिस के पास पावर होती है बिना वारंट, ऑफ कोर्स सॉरी उल्टा बोल दिया, नॉन कॉग्निजेबल केस वो केस होता है जो मैजिस्ट्रेट के पास डायरेक्टली फाइल होती है, मतलब पुलिस के पास इसमें डायरेक्ट पावर नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि जो कॉग्निजेबल केसेस होते हैं उसमें पुलिस के पास डायरेक्ट पावर होती है। कॉग्निजेबल ऑफेंस की जहां पे पुलिस को रिपोर्ट किया, पुलिस एफआईआर रजिस्टर करके अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है, अरेस्ट करना, वो सारी पावर्स जो है वो डायरेक्टली किसके पास चली जाती है? पुलिस के पास चली जाती है। उस पर पुलिस अपना चार्जशीट वगैरह फाइल करती है और अकॉर्डिंगली वो देखती है। लेकिन जब भी हम कहते हैं ना कि नॉन कॉग्नाइजेबल केसेस की हम बात करते हैं, तो नॉन कॉग्नाइजेबल मतलब क्या हुआ कि पावर किसके पास है? मैजिस्ट्रेट के पास है। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए सिंपल सिचुएशन यहां पे ये स्पेसिफाई किया गया है कि पावर ऑर्डर टू पे कॉस्ट इन नॉन कॉग्नाइजेबल केसेस। नाउ अच्छा, यहां पे क्या होता है, कई सारे ऑफेंसेस ऐसे होते हैं जो नॉन कॉग्नाइजेबल है। तो जब भी कंप्लेंट हुआ नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस का, और किसको हुआ है देखो ध्यान से देखो, आप लिखा है मेक टू द कोर्ट, मींस इसकी कंप्लेंट पुलिस को नहीं होगी, इसकी कंप्लेंट किसको होती है? हमेशा कोर्ट को होती है। अब क्या कहते हैं यहां पे, द कोर्ट, अगर कोर्ट क्या करती है? कॉन्विक्ट करती है एक्यूज्ड को। इफ इट कॉन्विक्ट्स द एक्यूज्ड, दैट वाज, तो यहां पे एक्यूज्ड को कन्विक्ट किया, तो कॉन्विक्ट किया तो अब क्या हो सकती है? पेनल्टी लग सकती है, जेल हो सकता है। तो पेनल्टी के अलावा जो उस पर एक्यूज किया गया है, ऑर्डर कर सकती है हिम टू पे टू द कंप्लेनेंट कोई भी होल एनी पार्ट ऑफ द कॉस्ट जो इनकर्ड हुआ है बाय हिम, उसके ऊपर मुकदमा चलाने में जो खर्चे हुए हैं वो खर्चे भी वो पेमेंट करें एक्यूज जो है। और यहां पे अब एक्यूज क्या करेगा? वो एक्सपेंस पे करेगा, और अगर वो एक्सपेंस पे नहीं करता है, ठीक है, वो पैसे नहीं देता है, तो यहां पे फाइन, जेल होगा मैक्सिमम कितने दिन की? 30 डेज की। और जो कॉस्ट में जो बात यहां पे होगी उसमें इंक्लूड होगा वो एक्सपेंस जो इनकर्ड हुआ है प्रोसेस फी में, विटनेस, एडवोकेट्स फीस, जितने भी चीजें हैं उस सब चीज में क्या हो जाएगी? इंक्लूड हो जाएगी। एवरीथिंग शैल बी इंक्लूडेड ऑन दैट देयर। तो हमारा पॉइंट यहां पे बड़ा नॉर्मल होता है, व्हेनेवर एनी कंप्लेंट ऑफ ए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस इज मेड, कहां पे किया गया है? कोर्ट में। तो कोर्ट अगर कन्विक्ट करे, देखो कोई पर्सन है और एक पर्सन है और कंप्लेंट किया है कोर्ट में, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की कंप्लेंट की इसने कोर्ट में, और कोर्ट ने इसको क्या किया है? एक्यूज्ड को, ये एक्यूज्ड है मान लो, दिस इज द एक्यूज्ड, तो एक्यूज्ड ने इसको क्या किया? कन्विक्ट किया, सॉरी कोर्ट ने इसको क्या किया? कन्विक्ट किया। अब इसको कन्विक्ट किया तो इसको क्या क्या हो सकती है? नंबर 1 जेल हो सकता है, इम्प्रीजमेंट, प्लस इसको फाइन हो सकती है, और प्लस कॉस्ट ये लग सकता है। कॉस्ट किस बात का? जैसे प्रोसेस फी हो गया, विटनेस को लाने में जो खर्चे होते हैं वो हो गया, वो सब बातें इसमें शामिल हो जाएंगी, सारी बातें इसमें इंक्लूड होगी। लेकिन इसमें एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो कॉस्ट लगती है, कॉस्ट में क्या क्या चीजें आ सकती है, ये चीज तो हमने स्पेसिफाई कर दिया। अगर कॉस्ट पेमेंट कर दिया तो ठीक है, अगर कॉस्ट नहीं पेमेंट किया है तो 30 दिन की क्या हो सकती है? जेल हो सकती है। मतलब मान लो यहाँ पे 2 साल की जेल दिया तो ये 30 डेज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, एक्सटेंड हो जाए इसका। तो ये हमारा मैटर हुआ कॉस्ट के लेकर के, दैट इज कॉल्ड सेक्शन नंबर 400, दैट्स कॉल्ड द ऑर्डर टू पे कॉस्ट, that's called order to pay cost in the non-cognizable offense, that's called here section number 400, this one the point here। तो 30 दिन की जेल है, सच कॉस्ट में इंक्लूड होगा एक्सपेंसेस जो इंकर्ड हुआ है प्रोसेस फी में, विटनेस, एडवोकेट फीस विच द कोर्ट में कंसीडर व्हाट रीजनेबल। ठीक है, चलिए जो भी ऑर्डर इस सेक्शन में किए गए हैं में इसमें इंक्लूड है दैट वाज अपीलेट कोर्ट, हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन, जो अपने रिवीजन के पावर को एक्सरसाइज करती है। तो अगर मान लो कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, पहले केस को किसने देखा था? मैजिस्ट्रेट ने देखा था, और मैजिस्ट्रेट के बाद ये केस कहां जाएगा? अपील में कोर्ट ऑफ सेशन में जाएगा, कोर्ट ऑफ सेशन में कहां जाएगा? हाई कोर्ट में जाएगा। तो अगर इन्होंने कॉस्ट नहीं लगाया तो कॉस्ट कौन लगा देंगे? कोर्ट ऑफ सेशन लगा देगी या फिर हाई कोर्ट लगा देगी, ये लोग कॉस्ट लगा देंगे। तो ये इनके पास पावर्स हैं। ठीक है,
चलिए, ये सब फिर वही अपीलेट कमेंट्री में लिख दिया है, अपीलेट कोर्ट, हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन। तो ये रिविजन्स में, अपील में इस कॉस्ट को लगा सकती है। चलिए आगे समझिए। अच्छा, अब यहां एक सिचुएशन समझिए, दिस इज ऑर्डर टू रिलीज ऑन प्रोविजन ऑफ गुड कंडक्ट और आफ्टर एडोमिनेशन। दिस वन, मैं इसको एक पेज ले लेता हूं ताकि अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं। जस्ट लेट मी हैव द पेज देयर। अब देखिए यहां पे एक सिचुएशन समझिए जरा नॉर्मली। अब देखो क्या होता है कि अगर मैं आपको यहां एक बात बताऊं तो यहां पे हम कहते हैं रिलीज करना, किसको? कन्विक्ट को। कोर्ट जो है रिलीज कर रही है किसको? कन्विक्टेड पर्सन को। दो ग्राउंड्स पे, प्रोबेशन और एडोमिनेशन। प्रोबेशन एंड एडोमिनेशन, दिस वन। These are the two grounds on the basis of which the person can be released at। देखिए अब इसको ध्यान से समझिए इस चीज को, और इसको हम एक एज में क्लासिफाई करते हैं इस प्रोविजन को। एज जो है वो 25 ईयर है। अच्छा, अब एक सिचुएशन समझो, एक पर्सन के ऊपर कोई एलिगेशन लगा, पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई, जेल गया, बेल मिला, ट्रायल चली, सजा हो गया, तो क्या वो जेल जाएगा? हाँ, तो अभी भी छूटने का चांस है, मतलब सजा होने के बाद भी वो छूटने का चांस है उसका। सही है? अब ये अच्छी बात है ना? यही बात कहते हैं ऑर्डर टू रिलीज, किसके ऊपर? प्रोबेशन। रिलीज का मतलब जेल से छोड़ दो, ऑफ गुड कंडक्ट, प्रोबेशन ऑफ द गुड कंडक्ट और एडोमिनेशन। दो ग्राउंड है। पहला ग्राउंड क्या है? दैट्स कॉल्ड प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट, एंड द सेकेंड ग्राउंड क्या है? आफ्टर एडोमिनेशन। These are the two grounds on the basis of which a person may be released at law। अब इन दोनों चीजों को आप ध्यान से समझिएगा, बड़ी अच्छे से और बारीक से समझिएगा कि क्या क्या चीजें हैं। दोनों समझिए, सुनिए ध्यान से। यहां कहते हैं कि अगर कोई पर्सन है नॉट अंडर द एज ऑफ 21 ईयर ऑफ द एज, दिस वन, और ये कन्विक्टेड हुआ है ऑफेंस जो पनिशेबल है विद फाइन ओनली और विद द इम्प्रीजमेंट फॉर ए टर्म ऑफ 7 ईयर और लेस। देखो ऑफेंस क्लासिफाई कर दिया गया है। दो बातें होती हैं, पनिशमेंट उसको कितनी हुई है और किस ऑफेंस में पनिशमेंट हुई है। तो जो ऑफेंस में पनिशमेंट हुई है वो कितनी हुई है? वो ऑफेंस जो है वो उसमें 7 साल से ज्यादा की सजा नहीं है, 7 साल या उससे कम की सजा है। ठीक है? लेस देन कितना है? 7 ईयर है, या फिर 7 ईयर से भी कम की पनिशमेंट है, या फिर फाइन से पनिश होने वाला एक ऑफेंस है। ठीक है तक? और अगर वो कॉन्विक्ट हो गया इस ऑफेंस में, कन्विक्ट होने का मतलब क्या हुआ? पूरी ट्रायल चली, ट्रायल पूरा कंप्लीट हुआ, और ट्रायल के बाद क्या फाइंड आउट हुआ कि वो पर्सन क्या है? गिल्टी है, दोषी है। कंप्लीट ट्रायल चला और ट्रायल के बाद ये निकल के सामने आया कि वो पर्सन क्या है? गिल्टी है, और कोर्ट ने उसको क्या किया? कन्विक्ट किया। मान लो कोर्ट ने उसको सजा दी, कितने दिन का? कोई भी पीरियड बता दो। 3 साल का। मतलब चीटिंग का केस था, 7 साल मैक्सिमम पनिशमेंट थी, कोर्ट ने उसको सजा कितने दी? 3 साल की सजा दी। ठीक है? पनिशमेंट विद फाइन। अच्छा, इंप्रीजमेंट दे दिया। अब क्या होता है? अब इसको देखो, अभी मैं सेकंड पैराग्राफ अभी नहीं पढ़ रहा हूं, इसको मैं छोड़ रहा हूं अभी। ठीक है? इसको मैं अभी रेट से मार्क कर देता हूं ताकि अभी तुम इसको पढ़ो मत। सीधे आ जाओ यहां पर। अब सीधे यहां पे आ जाओ। कहते हैं एंड नो प्रीवियस कन्विक्शन इज प्रूव्ड अगेंस्ट द ऑफेंडर। तो पहली चीज क्या है? उसका एज क्या है? 21 ईयर या उससे ज्यादा है। दैट वाज 21 साल का वो पर्सन है, और कन्विक्टेड किसमें हुआ है? वैसे ऑफेंस जिसमें पनिशमेंट 7 साल या उससे ज्यादा की है। ठीक है? 7 साल या उससे कम की, सॉरी, लेस, और उसकी कोई प्रीवियस कन्विक्शन भी नहीं है। तो अब देखिए यहां पे, अब यही कोर्ट को बात कहेगा। इफ इट अपीयर्स टू द कोर्ट बिफोर विच ही इज कन्विक्टेड रिगार्डिंग हैड टू द एज, 21 साल तो बताया हुआ है कि 21 साल से कम का नहीं है, यानी कि क्या है? 21 साल, 22 साल, 23 साल, 24 साल, 25 साल, 26 साल,
यही सब एज है, तो कोर्ट उसके एज को ध्यान रखेगी। ठीक है, एज मतलब या तो कम एज है या बहुत ज्यादा एज है, उसके कैरेक्टर को ध्यान रखेगी और उसके एंटीसेडेंट्स को ध्यान रखेगी। ऑफेंडर उसका पास्ट रिकॉर्ड, एज, कैरेक्टर और इंसिडेंट्स को, और किस सर्कमस्टेंस में उससे अपराध हुआ, दिस वन। और कोर्ट ये समझेगी दैट ऑफेंडर शुड बी रिलीज्ड ऑन व्हाट, प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट। ठीक है यहां तक? तो यहां पे आगे बढ़िएगा, अब सिचुएशन देखिएगा। द कोर्ट में इंस्टीड ऑफ सेंटेंसिंग हिम एट वंस टू एनी पनिशमेंट, डायरेक्ट करेगी कि उसको रिलीज किया जाए एक बॉन्ड पे या बेल बॉन्ड पे। वो बोलेगी कि भाई तुमको छोड़ते हैं, एक बॉन्ड भरो या बेल बॉन्ड भरो, तुमको छोड़ देते हैं, लेकिन तुम अपीयर होना जब भी तुमको हम कन्विक्शन के लिए बुलाएंगे, मतलब सजा देने के जब भी बुलाएंगे आगे के 3 साल में, तुम यहां पे कोर्ट में क्या होना, आ जाना। और कोर्ट डायरेक्ट करेगी, मीन टाइम तुम इसमें क्या बनाए रखोगे, शांति बनाए रखोगे, एक शांति व्यवस्था, शांति बना के रखोगे तुम इस बीच में। ठीक है यहां तक? नो, अब इसको मैं एक थोड़ा सा लिख के ही बताता हूं आपको, अब थोड़ा ध्यान समझिए। अब यहां पे एक समझिए, सिचुएशन समझिए। मैं यहां पे प्रोबेशन के बारे में बताया, किस पे छोड़ रही है, प्रोबेशन पे या इसमें। अब देखो इसमें कन्विक्ट 2 तरह के होंगे आपको। आप जो कन्विक्ट है, कन्विक्ट 2 तरह के होंगे, टाइप 1 एंड टाइप 2। दैट्स कॉल्ड टाइप 1 एंड टाइप 2। ठीक है, अब देखो टाइप 1 में कौन है। टाइप 1 में एज जो है, पर्सन हैविंग एज 21 ईयर, 21 साल का इंसान है, दैट वाज 21 ईयर ऑफ एज, 21 ईयर और मोर। टाइप 2 में पर्सन बिलो द एज ऑफ, दैट वाज लेस देन 21 ईयर्स, 21 साल से कम का। लेकिन इसको जो मिलेगा, दिस वन मे बी released if he has been convicted for an offense punishable with 7 years और लेस। और ये किसके लिए रिलीज होगा, मे बी रिलीज्ड फॉर ऑल ऑफेंसेज, फॉर ऑल ऑफेंसेज। ठीक है यहां तक? अब देखो ये दोनों कैटेगरी हैं, लेकिन इसकी एक सबसे इंपॉर्टेंट शर्त है, देयर शैल नॉट बी एनी प्रीवियस कन्विक्शन, देयर शैल नॉट बी एनी प्रीवियस कन्विक्शन। वो लाइट ऑन करना वहां से, हाँ नहीं हुआ, अच्छा चलो मेरे, और फिर अच्छा प्रेस करो, फिर भी नहीं हुआ, चलो कोई नहीं, ठीक है कर दो, ऑन करके छोड़, अभी देखता हूँ। अरे कुछ नहीं होता, देयर शैल नॉट बी एनी प्रीवियस कन्विक्शन। ठीक है यहां तक? कि उसकी कोई प्रीवियस कन्विक्शन जो है वो नहीं होनी चाहिए, ये हमारा पॉइंट यहां पे आया। ठीक है, दिस वन। अब एक बात, तो मतलब प्रीवियस कन्विक्शंस अगर होते हैं तो फिर प्रोबेशन पे नहीं छूट सकता है। अब देखो ध्यान से, अगर 21 ईयर ऑफ, अगर एज जो है 21 ईयर एज है और वुमेन भी है, वुमेन भी एक मैं मिस कर गया लिखना, और वुमेन
और वुमेन, तो उनको भी छोड़ा जा सकता है। तो देखिए, when any person under the 21 year of the age or any woman वो कन्विक्टेड हुई ऐसा ऑफेंस के लिए जो पनिशेबल है, दिस वन, डेथ का और लाइफ का, ठीक है, इनको छोड़ करके, दैट वाज इनको छोड़ करके, दैट वाज नॉट पनिशेबल विद द डेथ और लाइफ। मतलब लेडीज के लिए कितने खून माफ है, कितने खून माफ है? एक भी नहीं, एक भी नहीं। मतलब जहां डेथ की पनिशमेंट है या लाइफ पनिशमेंट है उसमें प्रोबेशन नहीं है। फॉर ऑफेंस नॉट पनिशेबल विथ डेथ और लाइफ, डेथ और लाइफ से पनिशेबल ना हो। Clear? This one. चलिए. And no previous conviction proved against the offender. If it happens to a court before which he is convicted, regard being had to the age, character. अब क्या क्या चीज को ध्यान रखेंगे ये देख लीजिए आप। इसको ध्यान रखना है, एज को, कैरेक्टर को, एंटीसीडेंट्स ऑफ ऑफेंडर को, and to the current circumstances in which the offense was committed. You need to have the care of all these things there. अच्छा, एक एक्ट भी है जो इनको कन्विक्शन के बाद छोड़ता है, उसका नाम है क्या? प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट। ये एक कानून है जो इनको छोड़ देता है बाद में। नेक्स्ट आते हैं इसी में। अब देखो, अब कोई भी फर्स्ट ऑफेंडर है, अब ये पावर जो है किसके पास होती है नॉर्मली? मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के पास प्रोबेशन देने का। मतलब पावर, दैट वाज पावर इज वेस्टेड विथ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट 1, जेएम 1 के पास ये पावर है। ये पावर किसके पास दी गई है? जेएम 1, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास ये पावर है। तो अगर पावर किसके पास है 401 का? जेएम 1 के पास है। लेकिन अगर एक पर्सन जो एक्यूज्ड है उसकी केस चल रही है जेएम 2 के पास, सही है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड के पास चल रही है, और जेएम 2 ने इसको कन्विक्ट कर दिया। अब वो सेक्शन 401 का एप्लीकेशन लगा दिया कि सर हमको छोड़ दो, हमारा कंडक्ट गुड रहेगा, हम ये सारी क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो जेएम 2 क्या बोलेंगे कि भाई ये पावर मेरे पास तो नहीं है, हम तुम्हारा केस किसके पास दे देते हैं? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास ट्रांसफर कर देते हैं। तो वो क्या करेंगे, उसे सिक्योरिटी बॉन्ड वगैरह भरवाया और उसके केस को कहां ट्रांसफर कर दिया? फर्स्ट क्लास के मैजिस्ट्रेट के पास। ठीक है, दिस वन फॉरवर्ड करेंगे एक्यूज्ड को बेल फॉर हिज अपीयरेंस, और ये जेएम 1 ने जो केस कहां ट्रांसफर कर दिया? जेएम 2 के पास। जस्ट रीड द पॉइंट, जस्ट रीड द पॉइंट।
अब देखो, अब क्या कहते हैं, अगर प्रोसीडिंग सबमिट हो गई है मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के पास, तो मजिस्ट्रेट पास कर रहे हैं सेंटेंस, ऑर्डर कर सकते हैं। ऐसे करेंगे कि जैसे केस ओरिजिनली उन्हीं के पास आया है। ये एडिशनल एविडेंस को इंक्वायर कर सकते हैं, पॉइंट चुने से उसको देख सकते हैं। अब देखें, अब एक होता है, देखो प्रोबेशन होता है और एडोमिनेशन होता है, दोनों में अंतर क्या है मैं आपको पहले ये भी बता दूं थोड़ा। प्रोबेशन पे अगर किसी को छोड़ते हैं तो जैसे आज छोड़ दिया, आगे के 3 साल तक उसको बुलाया जा सकता है फिर से कि तुम्हें सजा देंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोबेशन पे छोड़ रहे हैं, लेकिन विक्टिम जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है, वो कोर्ट में कह रहा है कि नहीं सर ये मेरे साथ बहुत बुरा किया है, इसको मत छोड़िए, और कोर्ट फिर सेटिस्फाइड होती है उसकी बातों से, तो कोर्ट उसको बुला के क्या करेगी, पनिशमेंट देगी। या फिर प्रोबेशन पे छोड़ा और उसका कंडक्ट अच्छा नहीं रहा, जैसे पर क्या हुआ कि अभी मारपीट किया था, किसी का पैर तोड़ दिया, हाथ तोड़ दिया, ठीक है, मान लो ये हर्ट किया किसी को, तो अब क्या हुआ कि कोर्ट ने उसको कन्विक्ट किया और फिर प्रोबेशन पे क्या किया, छोड़ दिया कि भाई आगे के 3 साल तक तुम्हें कभी भी हम सजा दे सकते हैं। लेकिन वो बाहर गया, फिर से वही अपराध कर लिया, फिर से मारपीट कर लिया, तो पहले जो कोर्ट ने छोड़ा था उसको क्या करेगी, उसको पनिशमेंट दे देगी कि नहीं इस बार तुमको नहीं छोड़ेंगे, इस बार तुम्हें क्या करेंगे, हम पनिशमेंट दे देंगे। कोर्ट ये बोलेगी यस तुम्हें इस बार हम क्या कर रहे हैं, इस बार हम तुमको पनिशमेंट दे रहे हैं, ठीक है। तो दिस थिंग्स आर बी स्पेसिफाइड बाय द कोर्ट। लेकिन अगर हम कहते हैं एडोमिनेशन पे छोड़ना, तो एक तरह से उसको ना माफ कर दिया जाएगा, जैसे छोटी मोटी चीजें होती है, अपराध होती है, तो उसमें क्या करेंगे, एडोमिनेशन पे छोड़ देंगे। तो अब यहाँ एडोमिनेशन की बात करते हैं। तो कहते हैं इन एनी केस इन विच ए पर्सन जो कन्विक्ट हुआ थ्रेट के लिए, बिल्डिंग में डिजॉनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन है, चीटिंग है, पनिशेबल जो ऑफेंस है 2 years ऑफ इंप्रीजमेंट और फाइन से लेकर पनिशमेंट है, और उसकी कोई प्रीवियस कन्विक्शन भी नहीं है, तो यहां भी कोर्ट क्या करेगी, रिगार्ड करेगी एज, कैरेक्टर, एंटीसीडेंट्स, फिजिकल मेंटल कंडीशंस ऑफ द ऑफेंडर, ठीक है, और ऑफेंस कितना ट्रिवियल नेचर का है, ट्रिवियल नेचर का है। ट्रिवियल नेचर का मतलब जैसे चोरी है तो 500 रुपए की चोरी है, नहीं चोरी है तो कितना है, 500 रुपए की है। ब्रीच ऑफ क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी है, 1000 है, 2000 है। अब कोई दुकान में एक पर्सन बैठा था, 2-3 हजार रुपए का गबन कर दिया, अब उसने पुलिस वाले को फोन कर दिया, पुलिस ने केस चला दिया, कोर्ट ने उसको कॉन्विक्ट कर दिया, भाई सीसीटीवी में फुटेज में सारे तुम्हारा डिटेल आ रहा है, तो कोर्ट ने भी उसको क्या कर दिया, कॉन्विक्ट कर दिया। तो वैसे सर्कमस्टेंस में वो देखते हैं कि भाई वो ट्रिवियल नेचर का है, बिल्कुल छोटा मोटा नेचर का है, ट्रिवियल नेचर ऑफ ऑफेंस है, एक्सटॉन्टिंग सर्कमस्टेंसेज है, तो सिंपल। तो यहां पे क्या करते हैं, कोर्ट उसको पनिशमेंट नहीं देती है, उसको रिलीज करेगी आफ्टर ड्यू एडोमिनेशन। मतलब कि क्या कहते हैं ना, वार्निंग देकर के छोड़ दिया कि भाई तुम्हें इसे वार्न कर रहे हैं और तुम्हें छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। इस सेक्शन में ऑर्डर दे सकती है, अपीलेट कोर्ट भी दे सकती है, हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन, ये सब इस सेक्शन में ऑर्डर कर सकते हैं। they can make an order on that section. चलिए, हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन, अब इसको सेटिस्फाइड भी कर सकती है। तो यहां पे सिंपली कहा गया कि अगर ऑर्डर किया गया इस सेक्शन में ऑफेंडर के खिलाफ, तो हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन अपील में पावर रिवीजन का सेटिस्फाइड कर सकती है। जैसे लोअर कोर्ट ने क्या किया था, एडोमिनेशन दे दिया था या प्रोबेशन दे दिया था,
तो हाई कोर्ट के पास पावर है कि उस ऑर्डर को क्या कर दे, रिवर्स कर दे, उसको सजा दे दे। और एक शर्त और है, हाई कोर्ट कोर्ट ऑफ सेशन इस सेक्शन में ज्यादा सेक्शन सजा नहीं देगी। Under this subsection inflict a greater punishment than might have been inflicted by the court by which the offender was convicted. वन 143, 144 surety से related provision accordingly applicable होंगे इसके ऊपर। अब ये देखो सिंपल सारा कुछ इसमें सिमिलर है जो आपने वहां पढ़ा था, प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर एक्ट में पढ़ा था। सबसेक्शन 7 पे आना। सबसेक्शन 7 सिंपली सेज दैट कि अगर कोर्ट किसी को छोड़ती है प्रोबेशन पे, रिलीज डायरेक्ट करती है किसी भी ऑफेंडर का इस सबसेक्शन में, तो नॉर्मली कोर्ट को सेटिस्फाइड होना पड़ेगा कि ऑफेंडर और जो उसके जो श्योरिटी है उसका एक फिक्स्ड प्लेस है रहने का। जैसे होता है ना, कोई सड़क का पर्सन है, कोई ठिकाना ही नहीं है, कोई एड्रेस ही नहीं है, तो कोर्ट फिर उसको नहीं छोड़ेगी, उसको फिर नहीं छोड़ेगी। उसका एक रेगुलर ऑक्यूपेशन होनी चाहिए, which the offender is likely to leave during the period named for the observance of conditions. सबसेक्शन 8 पे आइएगा। सबसेक्शन 8, अगर कोर्ट कन्विक्ट कर रही है ऑफेंडर को या फिर कोर्ट विच कुड हैव डेल्ट विद द ऑफेंडर इन रिस्पेक्ट ऑफ ओरिजिनल ऑफेंस सेटिस्फाइड है कि ऑफेंडर कुछ कंडीशंस थे उसको ऑब्जर्व करने से फेल कर गया, अब कोर्ट ने तो छोड़ दिया उसको प्रोबेशंस के ऊपर। अब जब छोड़ते हैं तो कुछ कंडीशंस भी लगाते हैं, और जब कंडीशन जो लगाते हैं अगर उसको सेटिस्फाइड नहीं करते हैं तो क्या किया जाएगा, वारंट इशू किया जाएगा। कोर्ट बोलेगी फिर इसको पकड़ के लाओ, हमने इसको प्रोबेशन पे छोड़ा, इसको पकड़ के लाओ आप। नाइन्थ, सबसेक्शन 9, ऑफेंडर अगर एप्रीहेंडेड हुए हैं तो कोर्ट के सामने लाया जाएगा। जैसे कोर्ट में वारंट इशू कर दिया था, कोर्ट उसको कस्टडी में ले लेगी, जुडिशियल रिमांड पे भेज देगी until ही केस इज बीन हर्ड, एडमिट टू हिम बेल, सफिशिएंट सिक्योरिटी के साथ बेल भी दे सकती है। अच्छा, इससे लिबरल प्रोविजन दूसरे एक्ट में भी है, जैसे है प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958, ये सबके लिए है। जुवेनाइल जस्टिस ये जुवेनाइल्स के लिए है, तो यहां भी छोड़ा जाता है, तो ये इनके प्रोविजन अनटच्ड है, इससे इफेक्ट नहीं करता है। अगर आपको लगता है कि इस एक्ट में बेनिफिट मिल सकता है ज्यादा, देन यू कैन गो इवन फॉर दिस एक्ट, यू कैन गो इवन फॉर दिस एक्ट। चलिए, तो इसमें क्या हुआ, मेन इसकी बात यह है, सेक्शन 401 किसको बेनिफिट देता है। जैसे एक पर्सन से ना अपराध हो जाता है, गलतियां हो जाती है ना, कहीं गया, लड़ाई झगड़े हो गए, मारपीट हो गया, हर्ट हो गया कोई पर्सन, इस तरह का घर की लड़ाई हो गई, तो कहीं लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। लेकिन जो प्रोबेशन मिलेगा वो कब मिलेगा, उस ऑफेंस में मिलेगा जिसमें पनिशमेंट जो है
7 साल से ज्यादा की नहीं है। लेकिन अगर उसका एज 21 ईयर बिलो है या वो वुमेन है तो किस ऑफेंस में प्रोबेशन मिलेगा? सभी में। लेकिन किस में नहीं मिलेगा? डेथ या फिर लाइफ वाला पनिशमेंट में नहीं मिलेगा प्रोबेशन। प्रोबेशन मिलने की पहली शर्त क्या है कि तुम्हारा प्रीवियस कन्विक्शन नहीं, किसी भी तरह का प्रीवियस कन्विक्शन नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है, अगर तुम्हें प्रोबेशन पे छोड़ा जा सकता है तो 3 साल तक एक प्रॉब्लम है, क्योंकि 3 साल तक कोर्ट कभी भी बुला सकती है कि भाई आओ तुमको सजा देंगे हम, अगर तुम प्रोबेशन के कंडीशंस को सेटिस्फाइड नहीं करते हो तो। ठीक है, ये इसमें एक मेन बात है जो आपको ध्यान रखना है। ऑन टू द मैटर कंसर्न विद द प्रोबेशन अंडर सेक्शन नंबर 401। ठीक है, अंडर सेक्शन 401। तो ऑफेंडर जो है रिलीज हो सकते हैं ऑन प्रोबेशन आफ्टर ड्यू एडोमिनेशंस देयर। अब ये पॉइंट ही एक्सप्लेन किया ये सब चीज। ये सब चीज बता दिया आपको, सेक्शन ही लिखे हैं, बस उसी को एक्सप्लेन किया है। फोर 402 चलिए नेक्स्ट पॉइंट। नाउ स्पेशल रीजन्स टू बी रिकॉर्डेड इन सर्टेन केसेस, सेक्शन 402। तो यहां सिंपली स्पेसिफाइड है, कोर्ट एक स्पेशल रीजन को लिखेगी कुछ सर्कमस्टेंस में। अगर कोई कोर्ट जो है 401 में डील कर रही है, मतलब ऑफेंडर जो है, जो कन्विक्टेड, अब ऑफेंडर में इसको हम क्या बोलेंगे? कन्विक्टेड बोलेंगे। अगर एक्यूज पर्सन अंडर सेक्शन 401 जो है वो छोड़ा जा रहा है, दिस वन कोर्ट अगर उसको छोड़ रही है, तो यूथफुल ऑफेंडर जो है, जैसे जुवेनाइल जस्टिस केयर, दैट वाज ट्रेनिंग रिहैबिलिटेशन ऑफ यूथफुल ऑफेंडर, तो जब भी छोड़ रही है तो कोर्ट को क्या करना है? एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, इट शैल रिकॉर्ड इट्स जजमेंट द स्पेशल रीजन फॉर नॉट हैविंग डन सो। एक्यूज्ड पर्सन 401 ऑन एनी प्रोविजन ऑफ द प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट, जैसे कि कोर्ट डील कर सकती थी 401 से और डील नहीं की, और यूथफुल ऑफेंडर है अंडर जुवेनाइल जस्टिस केयर। अभी सुनो, एक बात को सुनिए ध्यान से आप। नॉर्मली क्या होता है, अब सुनिए आप, एक बात पहले ध्यान से सुनिए। एक बच्चा है, मान लो एज है 17 ईयर, 17 साल का एज है, और ये 17 साल का एज का बच्चा जो है, मान लो कि बैंक रॉबरी प्लान किया, एकदम कंप्यूटर सिस्टम को हैक वैक करके बैंक रॉबरी प्लान किया, और बैंक रॉबरी में ये क्या है? एक्यूज्ड है, डकैती में एक्यूज्ड है। और डकैती में सजा कितने साल की होती है? 10 साल की। सब सीसीटीवी फुटेज में आ गया, रिकॉर्डिंग में आ गया। अब कोर्ट ने इसको डकैती में क्या किया? कॉन्विक्ट कर दिया। अब इसको बस बोलो, जेल जाने से बचने का क्या क्या रास्ता है इसके पास? जब क्राइम किया था तब की एज देखते 17 साल है, 3-4 साल ट्रायल चली तो आज 25-26 साल का हो गया, लेकिन आज की एज नहीं देखेंगे, जब क्राइम किया था तब की एज देखेंगे। 17 साल की एज में क्राइम किया था, कॉन्विक्ट हुआ है, अब बताओ इसके बाद बचने का क्या क्या तरीका है? पहले तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में जा सकते हैं, दूसरा प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट में जा सकता है, इस 401 का बेनिफिट ले सकता है। ये क्या 401 का बेनिफिट कोर्ट दे? क्या कोर्ट के लिए मैंडेटरी है? 401 एक्यूज्ड का अधिकार है या कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है? व्हाट डू यू थिंक ऑन दैट? ये कोर्ट का डिस्क्रिप्शनरी मैटर या एक्यूज्ड का अधिकार है? क्या? ये कोर्ट का डिस्क्रिशनरी मैटर है। कोर्ट को लगता है कि भाई तुमने तो करोड़ों का क्राइम कर दिया, तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, तो उसको प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन बहुत हद तक, जैसे कुछ क्राइम ऐसे होते हैं जो वुमेन के अगेंस्ट होते हैं, मर्डर में ऐसे जैसा क्राइम जैसे हो गया, तो जुवेनाइल का भी जो ट्रायल है एज एन एडल्ट चलता है, जो कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के सेक्शन 15 में स्पेसिफाइड है। एज एन एडल्ट जो है जुवेनाइल का ट्रायल चलता है, 15A है,
वो अमेंडमेंट हुई थी। तो कई सर्कमस्टेंस ऐसे होते हैं जहां कोर्ट 401 का बेनिफिट नहीं देती है। तो जब भी कोर्ट 401 का बेनिफिट नहीं देगी, ठीक है, तो यहां पे क्या करना है, रिहैबिलिटेशन ऑफेंडर जो भी है, इट विल रिकॉर्ड इट्स जजमेंट ऑन स्पेशल रीजन्स फॉर नॉट हैविंग डन सो। फॉर नॉट हैविंग डन सो। तो ये मैंडेटरी नेचर का ये कोर्ट की ड्यूटी है कि स्पेशल रीजन को लिखे अपने जजमेंट में, अगर उसको बेनिफिट नहीं दे रही तो। और अगर स्पेशल रीजन नहीं लिखा है, डिनाई क्यों किया है, तो ये जस्ट एक इरेगुलरिटी है जिसको अपीलेट कोर्ट क्योर कर सकती है, which can be cured by the appellate court. Court not to alter the judgment, section 403. It simply says that no court, अगर वो साइन की है जजमेंट को या फाइनल ऑर्डर को, वो उसको ऑल्टर नहीं करेगी, रिव्यू नहीं करेगी, सिर्फ करेगी तो क्लरिकल एरर को सही करेगी, अर्थमेटिकल या क्लरिकल एरर। अब देखिए 403, अब इसको समझिए जरा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। सेक्शन नंबर 403, now see what happens here. See, देखो दो केसेस की अगर हम बात करें, सिविल है एंड क्रिमिनल, तो अभी देखो ध्यान से आप सुनिए। रिव्यू जो होती है, रिव्यू क्या होता है, सेम कोर्ट अपने फैसले को दोबारा देखती है और उनको कुछ गलतियां लगता है तो अपने डिसीजन को खुद रिकॉल कर लेती है, नहीं अपने ही फैसले को क्या करती है, रिकॉल कर लेती है। किसमें, रिव्यू में। तो रिव्यू में क्या किया, कोर्ट ने रिकॉल कर लिया अपने फैसले को। तो सिविल केस में रिव्यू जो है अलाउड है, लेकिन क्रिमिनल केस में रिव्यू जो है नॉट अलाउड। क्रिमिनल केस में रिव्यू अलाउड नहीं है, ठीक है, दिस वन। तो ये बात कहां लिखी है, सेक्शन 403 में। अगर कोई क्लर्कियल एरर है तो वो उसको सही कर सकते हैं, किसी भी तरह का क्लर्कियल एरर रह गया है, कुछ मिस हो गया, कुछ छूट गया, तो वो उन चीजों को सही कर सकते हैं, अदरवाइज कुछ और नहीं कर सकते हैं। दिस वन सेव अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द संहिता, नो कोर्ट व्हेन इट हैज साइंड इट्स जजमेंट और फाइनल ऑर्डर, वो अल्टर नहीं कर सकते, रिव्यू नहीं कर सकते हैं। सेम वो करेंगे तो क्या करेंगे, सिर्फ क्लर्कियल और अर्थमेटिकल एरर को करेक्ट करेंगे, नथिंग एल्स देन दैट। हाँ वो कर सकते हैं, लेकिन अपने जजमेंट को रिव्यू करना अलाउड नहीं है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट वी गॉट देयर।
ठीक है, कॉपी ऑफ जजमेंट टू बी गिवन टू द एक्यूज्ड एंड अदर पर्सन, सेक्शन नंबर 404 से क्या है। अब देखिए, क्या जजमेंट की कॉपी एक्यूज्ड को दी जाएगी? कोर्ट का फैसला आ गया, ठीक है, जजमेंट की कॉपी एक्यूज्ड को दी जाएगी कि नहीं, ये बताओ। यहां पढ़ो और आप मुझे बताओ। देखिए, जजमेंट की कॉपी तुम्हें कैसे कैसे मिल सकती है, सुनो, कहां से कॉपी कैसे कैसे मिलती है ये सुनो पहले। एक होता है दैट्स कॉल्ड, मैं यहां लिखता हूं और आप लैंग्वेज याद रखो, दस्ती। कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी क्या होता है? दस्ती का मतलब होता है कि आपको हैंड टू हैंड कोर्ट जो फैसला है वो हैंड टू हैंड आपको देती है, दिस इज कॉल्ड दस्ती। दूसरा होता है सर्टिफाइड कॉपी। सर्टिफाइड कॉपी ये आपको कोर्ट के रजिस्ट्री काउंटर पर अप्लाई करना पड़ेगा। अब जब रजिस्ट्री काउंटर पर अप्लाई किया तो उनका अपना एक प्रोसेस होता है, वो कोर्ट के पास फिर जाएगा, जज उस पर साइन करेंगे, सर्टिफाइड होगा और फिर जाकर के आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। एक होता है अनसर्टिफाइड कॉपी। अनसर्टिफाइड कॉपी, अनसर्टिफाइड कॉपी क्या होता है कि आपको सोचते हैं कि आज का जजमेंट हम आज ही कुछ ऑर्डर कॉपी मिल जाए हमें, तो आप कोर्ट पे एक एप्लीकेशन लिख के देखते हैं, कोर्ट उसको बिना सर्टिफाई किए उसको प्रिंट आउट निकालते हैं और जज साइन करते हैं, वो आपको दे देते हैं। दिस इज कॉल्ड अनसर्टिफाइड कॉपी। तो अनसर्टिफाइड कॉपी कब मिलेगा आपको? सेम डे और नेक्स्ट डे, अगले दिन पे आपको मिल जाएगी। कहां से? फ्रॉम कोर्ट। इसको आने में आपका टाइम लग जाएगा, ये आने में आपका क्या लगेगा? टाइम लगेगा। और दस्ती ये आपको तभी मिलेगी, या तो कोर्ट का डिस्क्रिप्शन हो, या तभी मिलती है जब कोर्ट जो है, जब आपको कानून में लिखा हो, जहां आपको ऑर्डर की कॉपी जो है मिलनी चाहिए। कहां लिखा है? वो कानून में लिखा है। तो अब बताओ मेरे को कि अगर कोर्ट एक पर्सन एक्यूज्ड है और कोर्ट केस के ट्रायल कंप्लीट कर ली, जजमेंट ऑर्डर पास हो रहा है, ऑर्डर की कॉपी एक्यूज्ड को दी जाएगी या ऑर्डर को एक्यूज्ड को सर्टिफाइड कॉपी लेना पड़ेगा? व्हाट डू यू थिंक? या कोर्ट हैंड टू हैंड उसको देगी? पढ़ के बताइए, हैंड टू हैंड देगी या उसको लेना पड़ेगा? तो एक बात ध्यान रखिए, जब वो एक्यूज सेंटेंस्ड होता है तब कोर्ट हैंड टू हैंड देगी। व्हेन द एक्यूज इज सेंटेंस्ड, जब उसको सजा हो रही है ना, तब हैंड टू हैंड देगी। बी गिवन टू हिम क्या? फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। इन दैट केस इट्स आर बी गिवन टू हिम व्हाट? फ्री ऑफ कॉस्ट। कॉपी ऑफ जजमेंट शैल इमीडिएटली आफ्टर द प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट। कब मिल रहा है? जब सजा हो रही है। लेकिन जब एक्यूटल हो रहा है तब नहीं, तब ये प्रोविजन नहीं है। दूसरी बात, एक्यूज्ड की एप्लीकेशन है तो सर्टिफाइड कॉपी ऑफ जजमेंट या उसकी ट्रांसलेशन कॉपी वो गिवन होगा विदाउट डिले। वेयर द जजमेंट इज अपीलेबल, द एक्यूज्ड बी गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर डेथ सेंटेंस पास किया हाई कोर्ट से तो इमीडिएटली उसको सर्टिफाइड कॉपी दी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, चाहे वो अप्लाई करे या अप्लाई ना करे। नॉर्मली क्या है, सर्टिफाइड कॉपी के अप्लाई करना पड़ेगा अगर सेंटेंस हुआ है तो, लेकिन अगर डेथ सेंटेंस है तो बिना अप्लाई किए उसको सर्टिफाइड कॉपी मिलेगी। सही है। The provision of section 2 shall apply in relation to an order under section 136, जैसे कि वो जजमेंट अप्लाई हो रहा है। सर ये जो अक्यूज को फ्री ऑफ कॉस्ट का कॉपी मिल रही है वो सेम डे मिल रही है, तो नेक्स्ट डे मिल जाएगी, तो हाँ। सर्टिफाइड के टाइम में आएगी ना? नहीं, सर्टिफाइड मिलेगी। सर्टिफाइड मिलेगी।
मतलब विदाउट फिलिंग दैट फॉर्म उसको ऑन द स्पॉट मिल जाएगी। हाँ, अगर एक्यूज सेंटेंस टू डेथ है, अपील लाई कर रही है जजमेंट से, कोर्ट उसको इन्फॉर्म करेगी पीरियड विद विच इफ ही विशेस टू अपील हिज अपील शुड बी प्रेफर्ड। सर अपील लाई करने के बाद ये होगा ये कोर्ट बताऊं, अगर एक्यूज सेंटेंस टू डेथ है और उसकी अपील लाई कर रही है, कोर्ट इन्फॉर्म करेगी कि वो कब तक अपील कर सकता है। जैसे उसको नहीं पता होगा कि अपील कब तक कर सकता है, कब तक अपील करता है, कोर्ट उसको इन्फॉर्म करेगी कि वो अपील कब तक प्रेफर कर सकता है। चलिए, अच्छा ये वाला प्रोविजन जरूरी नहीं कि एक्यूज्ड के लिए है, ये किसी के लिए भी है, कोई भी इफेक्टेड पर्सन। जैसे मान लो ये एक्यूज्ड है तो इसके घर वाले होंगे, है ना, मतलब जो पर्सन भी इस जज से, इस जजमेंट से इफेक्टेड है, कोई पर्सन इफेक्टेड बाय द जजमेंट और ऑर्डर पास बाय द क्रिमिनल कोर्ट, उसको जजमेंट की कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। प्रोवाइडेड फॉर द कोर्ट जो है, एप्लीकेशन अगर उसको दिया गया कोर्ट को प्रोसिक्यूशन ऑफिसर से, तो गवर्नमेंट को भी फ्री ऑफ कॉस्ट। क्रिमिनल केस में अपोजिट पार्टी कौन होती है? एक सरकार होती है। तो पीपी एप्लीकेशन देते हैं तो उनको भी फ्री ऑफ कॉस्ट सर्टिफाइड कॉपी दी जाएगी जजमेंट की। सर इसी प्रेसपॉइंट के नीचे लिखा है प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट मे इफ इट थिंक्स फिट सम स्पेशल रीजन डिफेक्ट मे फ्री ऑफ कॉस्ट। स्पेशल रीजन इसमें सर और क्या हो सकता है? किसमें? ये प्रेसपॉइंट है ना सच का ऊपर, तो उसके अंदर ये ब्रैकेट में लिखा है कि अगर कोर्ट को लगता है कि कोई स्पेशल रीजन है तो वो उसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकती है। वो उसके को कौन सा रीजन हो सकता है? कोई भी रीजन स्पेसिफाई कर सकते हैं, और उसके डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है। हाँ, उनके डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है। कोर्ट रूल से प्रोवाइड कर सकती है कॉपी ऑफ जजमेंट ऑर्डर जो भी क्रिमिनल कोर्ट का है, पेमेंट पे, फीस पे, क्या पैसा लगेगा, कितना पैसा देना पड़ेगा। नॉर्मली अगर चार्ज होता है तो 5 रुपीज पर पेज का चार्ज होता है, जबकि वो कोर्ट डिसाइड करेगी। तो ये मैटर हो गया कॉपी ऑफ जजमेंट का। दैट्स 404। Judgment meant to be translated. तो जजमेंट meant to be translated सेक्शन 405, जो भी ओरिजिनल जजमेंट है shall be filled with the record of the proceeding। एक ट्रांसलेशन कॉपी जो है shall be added to such record। जो भी ओरिजिनल जजमेंट है उसको रिकॉर्ड के साथ रख लिया जाएगा। Original judgment shall be filled with the record of the proceedings, and where the record original is recorded in language different from that of the court। एक ट्रांसलेशन कॉपी अगर बनाया है तो ट्रांसलेशन कॉपी भी उसको क्या कर देंगे, रिकॉर्ड में रख लेंगे। ट्रांसलेशन को तो बेसिकली उसे जजमेंट का ट्रांसलेशन वर्जन होगा ना, उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। चलिए, अब देखिए जरा, एक सेक्शन 406 में सिंपल है, जैसे कोर्ट ऑफ सेशन है या फिर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, अगर ये कोई भी सेंटेंस देते हैं, इनकी जो फाइंडिंग्स होगी ना, फाइंडिंग सेंटेंस
ये फॉरवर्ड की जाएगी टू डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट डीएम को। दैट शैल बी फॉरवर्डेड टू द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट डीएम। ठीक है, ये था हमारा, दिस वाज द कंप्लीट टॉपिक कनेक्टेड विथ व्हाट, जजमेंट। सही है, ये हमारा जजमेंट था और आज यही